नमस्कार। आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य की रीतिकाल के नामकरण की समस्या। जैसा कि हम जानते हैं कि 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की तरह ही रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में भी विद्वानों में मतभेद हैं। हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्ष के इतिहास का वर्गीकरण सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। इससे पूर्व मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को आदि, मध्य और अंत 3 कालों में बांट दिया था। इस विभाजन में काल का तो विभाजन है, किंतु नामकरण के पीछे कोई दर्शन दिखाई नहीं देता। शुक्ल जी ने मध्यकाल के 2 भाग कर दिए, पहला पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल के नाम से हम जानते हैं और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से। वास्तव में साहित्य के इतिहास का विभाजन कृतिकर्ता पद्धति और विषय की दृष्टि से किया जाता है। कभी कभी नामकरण का यदि कोई सुदृढ़ आधार उपलब्ध ना हो तो उस काल का नामकरण प्रतिनिधि साहित्य के नाम पर भी कर दिया जाता है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग आदि। साहित्य सर्जन की शैलियों के आधार पर भी काल विभाजन किया जाता है, जैसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग आदि। इसी आधार के कारण हम कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल का नामकरण रीतिकाल एक पद्धति विशेष के आधार पर दिया, जो कि बहुत उचित है। इस काल को रीतिकाल के नाम से अभिहित किया जाना अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार किया है। इस काल में रीति अर्थात शैली पर कुछ न कुछ लिखने की प्रवृत्ति कवियों में विद्यमान थी। मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल नाम दिया है, क्योंकि इस काल की कविता में अलंकरण की प्रवृत्ति भी अधिक मिलती है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल की संज्ञा दी है तथा इस काव्य कला के उत्कर्ष को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने इस काल को काव्य काल या कला काल के नाम से पुकारा है। किंतु इस काल के लिए श्रृंगार काल या अलंकृत काल नाम दिया जाना उपयुक्त नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि ध्यान से देखा जाए तो साहित्य के विद्वानों में प्रत्येक काल में अलंकरण की अथवा श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति अवश्य मिलती है। विद्यापति, सूरदास, नंददास, मीराबाई, केशवदास आदि की कविता में ये प्रवृत्तियाँ प्रचुर रूप से उपलब्ध होती हैं। तुलसीदास और कबीर के काव्य में भी यदि श्रृंगार की अधिकता नहीं है तो अलंकारों की कमी भी नहीं है। और काव्य परंपरा में श्रृंगार एवं अलंकरण की काव्य परंपरा में श्रृंगार और अलंकरण को ही काव्य का प्रमुख आधार माना जाता है। इसलिए अन्य कालों में भी ये प्रवृत्तियाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं। इसलिए इस काल का नाम अलंकार काल अथवा श्रृंगार काल उपयुक्त नहीं है। साथ ही हम देखते हैं कि इस युग के कवियों ने केवल श्रृंगार रस के अंगों उपांगों का ही शास्त्रीय निरूपण नहीं किया, अपितु अन्य रसों के लक्षण भी उदाहरण के साथ दिए हैं। इस काल के रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों ने रीति को एक पद्धति के रूप में स्वीकार किया था और उसी को केंद्र में रखकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की थी। श्रृंगार के अतिरिक्त वीर भाव का प्रदर्शन भी इस काल की कविता में यथेष्ट मात्रा में मिलता है। श्रृंगार काल कहने से इस काल की काव्यात्मकता का बोध नहीं हो पाता। इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने इसे कला काल नाम दिया। इससे यह समझ में आता है कि इस काल की रचनाओं में भाव पक्ष गौण और कला पक्ष महत्वपूर्ण था, किंतु घनानंद, मतिराम, पद्माकर, बिहारी आदि के भाव पक्ष की उच्चता को देखकर यह कहना सही नहीं है कि इस काल में भाव पक्ष अप्रधान था। इस नाम से इस काल के कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है। यह बात बहुत सीमा तक ठीक है कि काव्य कला के अंगों के रहस्यों को व्यक्त करने के लिए इस युग में उस काव्य के लक्षण ग्रंथों की रचना हुई और कवियों ने अपनी कविता को सजाने एवं संवारने में कलात्मकता पर बहुत बल दिया।
परंतु इस युग की सारी कविता मात्र कला पक्ष की कसौटी पर ही नहीं परखी जानी चाहिए, इसका भाव पक्ष भी पर्याप्त महत्वपूर्ण है। इसलिए इस काल को कला काल भी कहना उचित नहीं होगा। अब हम रीतिकाल नाम की उपयुक्तता पर विचार करते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र में विशिष्ट पद रचना को रीति कहा जाता है। धीरे धीरे रीति शब्द काव्य रचना की विशिष्ट पद्धति के लिए प्रचलित हो गया। संस्कृत काव्यशास्त्र में आचार्य वामन ने सर्वप्रथम रीति शब्द का प्रयोग किया। हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग पद्धति के अर्थ में स्वतंत्र रूप में किया जाने लगा। हिंदी में रीति का अर्थ है काव्य के लक्षण अथवा उसके आधार पर की गई रचना। यह रीति शब्द रस रीति, कवित्व रीति, अलंकार रीति, कवि रीति, छंद रीति आदि रूपों में प्रयुक्त होने लगा। अतः रीति काल तक आते आते रीति शब्द का अर्थ रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद आदि काव्यांगों का निरूपण ही रह गया और आचार्य वामन द्वारा दिए गए अर्थ से इसका रूप व्यापक हो गया। अतः रीति कवि या रीति ग्रंथ में प्रयुक्त रीति शब्द का संबंध काव्यशास्त्र से समझना चाहिए। रीतिकाल का मूलभूत आधार कवि शिक्षा थी। इस तरह शुक्ल जी का रीति शब्द एक बंधे बधाए अर्थ में मिल चुका था। संभवतः अपनी ओर से बिना किसी विवेचना या स्पष्टीकरण के उन्होंने उसी प्राचीन अर्थ को स्वीकार किया, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि रीतिकाल के सभी कवियों ने किसी न किसी रीति ग्रंथ की रचना की थी। वास्तविकता तो यह है कि इस युग के अधिकतर कवियों में रीति ग्रंथ रचने की प्रवृत्ति विद्यमान थी। इस प्रकार रीति शब्द का अर्थ काव्य पद्धति विशेष के रूप में अधिक सटीक और ग्राह्य जान पड़ता है। इस युग की अधिकांश कविता परिपाटी विहित है। रीतिकालीन कविता की सभी गतिविधियों का निरीक्षण करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उस काल की व्यापक और प्रमुख प्रवृत्ति रीति है। अतः हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीतिकाल नाम से अभिहित करना अधिक उपयुक्त है। अलंकृत काल और श्रृंगार काल नाम इसकी आंतरिक प्रवृत्ति के ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस विषय में डॉक्टर भागीरथ मिश्र का कहना है कि कलाकाल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है और श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की। रीतिकाल कहने से प्रायः कोई भी महत्वपूर्ण विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग था। यह धारणा वास्तविक रूप से सही है। तो सार रूप में हम कह सकते हैं कि मध्य युग का उत्तरकाल रीतिकाल के नाम से ही अपनी आत्मा को प्रकट करता है। अतः रीतिकाल नाम संवत 1700 से 1900 तक के साहित्य के लिए तर्कसम्मत और अधिक उचित है। धन्यवाद।